चैप्टर 151। अमृता ने मुंह बनाया जैसे उसे कुछ बुरा लग गया हो। वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सैल थी। उसने तुम्हें भी डांटा और मुझे भी। अगर अमृता थोड़ी भी कम डरी होती तो शायद अब तक उस औरत को जान से मार चुकी होती। अन्ना समझ गई कि वो किसकी बात कर रही थी, रोहिणी की। उसका चेहरा एक पल के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन जब उसने अमृता के चेहरे पर उदासी देखी तो उसने प्यार से उसका सिर सहलाया। तो अब तुम वापस कब जाने का सोच रही हो? मैंने तो अपने घरवालों को पहले ही कह दिया है कि मैं भाग रही हूँ। अब वापस नहीं जाऊंगी, अमृता ने कहा, और उसकी मुस्कान जरा भी फीकी नहीं पड़ी। अन्ना थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या इस दुनिया के सारे बच्चे ऐसे ही अजीब गेम खेलते हैं? अनुज, तुम्हें मुझे अभी अपने साथ ले जाना होगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी, या ठंड से, या फिर किसी आवारा कुत्ते के हाथों, उसने बड़ी गंभीरता से कहा। सच कहूं तो मुझे लगता है कि कुत्ते को मारने वाली तुम ही हो, अन्ना ने पलट कर कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अनुज, अमृता ने फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर पीछे से पुकारा। कार में बैठ जाओ। यह सुनते ही अमृता की आंखें चमक उठीं और वो झटपट अन्ना की कार में बैठ गई। कार रेडवुड डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गई और अन्ना की यार्डली मिशन में वापसी एक बार फिर से हुई। लेकिन इस बार उसने कार बाहर ही रोक दी। तुम कार में ही मेरा इंतजार करना, उसने अंदर जाते हुए अमृता से कहा। अमृता ने धीरे से होंठ भींचे और शांत होकर कार में उसका इंतजार करने लगी। मैडम अन्ना। शांता की आवाज सुनते ही वसुंधरा और रोहिणी, जो लिविंग रूम में बैठी थी, उसकी तरफ देखने लगी। हो, जिसे निकाल दिया गया था, वो इतनी बेशर्मी से वापस कैसे आ गई? रोहिणी ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी बांह को खुजाने लगी, जो इस वक्त पूरी तरह लाल चकत्तों से भरी हुई थी। अमृता के जाने के बाद उसकी बॉडी पर ये रैशेज निकल आए थे। जलन, खुजली और दर्द ने उसे परेशान कर रखा था। वसुंधरा ने आंखें मटकाते हुए कहा, मुझे पहले से पता था। कुछ लोगों की चमड़ी बहुत मोटी होती है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, उन्हें घर से निकाल नहीं सकते। अन्ना ने उन दोनों पर एक सेकंड भी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये मां बेटी की जोड़ी ऐसे लोग थे जिनसे बहस करना भी अपनी बेइज्जती करवाना होता। वो चुपचाप ऊपर गई, अपना कमरा खोला और कुछ जरूरी सामान समेटना शुरू किया। उसे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए पैकिंग जल्दी हो गई। 10 मिनट से भी कम वक्त में वो अपने छोटे से सूटकेस के साथ सीढ़ियों से नीचे आ गई। वसुंधरा और रोहिणी ने एक दूसरे को देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि अन्ना वाकई वापस आकर अपना सामान ले जा रही है। रोहिणी ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। जैसे ही उसकी नज़र अन्ना की लिमिटेड एडिशन वाली लग्जरी कार पर पड़ी, वो तुरंत खड़ी हो गई। अन्ना। अन्ना जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, उसने सिर घुमाकर रोहिणी की ओर देखा, यह जानने के लिए कि वो अब क्या कहने वाली है। तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, और कार भी यहीं छोड़ दो। रोहिणी की आवाज कांप रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि उसके दिल में डर था। वो खुजाते हुए वसुंधरा की बाह पकड़ने लगी। जितनी ज्यादा वो खुजाती, उतनी ही खुजली बढ़ती जाती और उतनी ही तकलीफ बढ़ती जाती। वसुंधरा भी खड़ी हो गई, उसकी आंखें अन्ना पर जमी हुई थी। तुम्हारे पापा ने पहले ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब तुम यार्डली परिवार का हिस्सा नहीं रही। कोई चीज भी यहाँ से नहीं ले जा सकती। अन्ना ने वसुंधरा को एक बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा, जिससे वो एक कदम पीछे हट गई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी मौजूदगी से एक दबाव सा महसूस हो रहा था, एक ऐसा डर जो आमतौर पर अरविंद से महसूस होता था जब वो किसी पर गुस्सा करता। वसुंधरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अन्ना का इस घर से जाना उसके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक।
अगर अन्ना अब यार्डली हाउस छोड़ देगी तो वो इस खानदान की वारिस नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब उसे विरासत और चाबी वापस पाने में मुश्किल नहीं होगी। वसुंधरा के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। अन्ना, यहाँ सब कुछ यार्डली फैमिली का है। सब हमारी प्रॉपर्टी है। चूंकि तुम जा रही हो, अब हमारा हिस्सा नहीं हो। तुम्हें ये सब चीजें यहीं छोड़नी होंगी, कार भी। उसका लहजा अब बिल्कुल एक सौतेली सास जैसा हो गया था, कड़वा और हुक्म चलाने वाला। अन्ना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग मुझे कुछ सरप्राइज दोगे मेरे जाने से पहले, उसने कहा और बिना उनकी तरफ देखे सीधा निकल गई। अन्ना, वहीं रुको। वापस आओ। वसुंधरा ने उसका पीछा किया। रोहिणी भी घबराकर उसके पीछे दौड़ी। लेकिन अन्ना के कदम तेज थे। कुछ ही पल में वो अपनी कार के पास पहुंची और फौरन उसमें बैठ गई। उसने एक्सीलेटर दबाया और कार तेजी से यार्डली मेशन से बाहर निकाल दी। पीछे से दोनों चीखती चिल्लाती रह गईं, लेकिन कुछ कर नहीं सकीं। वे बस उसे गालियां देती रहीं। मेशन के बाकी लोग शोर सुनकर बाहर निकल आए। जब उन्हें पता चला कि मामला यार्डली परिवार से जुड़ा है, तो उनके चेहरे पर नाराजगी और घृणा दोनों साफ दिखने लगे। अमृता ने पीछे मुड़कर देखा और वसुंधरा को देखा, जो अब किसी पागल जैसी हरकत कर रही थी। उसने अन्ना से पूछा, तुमने उनके साथ ऐसा क्या किया? गाड़ी चलाते हुए अन्ना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या कुत्ते को तुम्हें काटने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है? अमृता ने एक पल सोचा, फिर मुस्कराकर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। चैप्टर 152। अन्ना ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में अचानक कुछ कौंधा। क्या तुमने रोहिणी के शरीर पर लाल चकत्ते बना दिए हैं? जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने वो हल्की सी जलन की महक महसूस कर ली थी। अमृता ने पहले ही बताया था कि रोहिणी उसके प्रति बहुत आक्रामक थी, और अमृता के स्वभाव को देखते हुए वो इतनी आसानी से किसी चीज को जाने नहीं देती। अमृता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वो कोई खेल जीत गई हो। हाँ, उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, तो ये तो उसका बदला था। भले ही इससे उसकी जान न जाए, लेकिन इतना काफी है कि कुछ वक्त तक उसे तकलीफ में रखे। अन्ना को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग सच में सजा डिजर्व करते थे, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम नहीं जाती थी। उसे किसी की जिंदगी सीधे छीनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो चाहती थी कि उनकी जिंदगी धीरे धीरे जहन्नुम बन जाए। यही था उसका असली तरीका, धीरे धीरे दर्द देना। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अन्ना? अमृता ने पूछा, ये महसूस करते हुए कि अब तक अन्ना को इस जगह से निकल जाना चाहिए था। घर, अन्ना ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें सीधे सामने की सड़क पर टिकी थीं। घर? अमृता की आंखों में चमक दौड़ गई। दिल में जैसे कुछ गुदगुदी सी उठी। उधर ऑफिस में नकुल बिना किसी हिचक के अंदर घुसा और सीधा मुद्दे पर आ गया। आर्यन, अमृता भाग गई है। आर्यन की उंगलियां 3D फ्लोटिंग स्क्रीन पर फुर्ती से चल रही थी। वो अपनी कंपनी के नए मॉडल को चेक कर रहा था। वो पूरी तरह शांत लग रहा था, जैसे ये बात उसे परेशान ही नहीं कर रही। नकुल ने चिढ़कर कहा, रुको, तुमने ही तो उस लड़की को बचाया था ना? अब वो भाग गई है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम भी फंस सकते हो। हालांकि उसे आर्यन की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे ये जरूरी लगा कि उसे अपडेट कर दे। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, घबराओ मत, वो बिल्ली अपने मालिक को ढूंढने निकली है। जब तक वो अपने मालिक के आसपास रहेगी, तब तक कोई गड़बड़ नहीं करेगी। नकुल को कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? आर्यन ने स्क्रीन के कोने में एक्स टैप किया और फ्लोटिंग स्क्रीन गायब हो गई।
फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और सीधा फर्श से छत तक की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसकी दोनों हथेलियां अब उसकी जेबों में थीं और वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जो जंगली बिल्ली जंगल की जिंदगी की आदी हो, वो किसी पर भी झपट सकती है, चाहे वो उसे पहचानती हो या नहीं। लेकिन जब उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी पूरी अटेंशन खींच ले, तो वो अपने पंजे समेट लेती है। तब वो शांत, कोमल और लगभग पालतू सी बन जाती है। भले ही उसके पंजे कोई काट दे, वो इसे भी प्यार का इजहार समझती है। उसकी आवाज में एक ऐसी तीव्रता थी जैसे वो हर चीज को समझता हो। नकुल ने हंसकर कहा, ये तो बड़ा दिलचस्प लगा। आर्यन ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली। नकुल ने हल्की खांसी के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि चिंता की बात नहीं है, तो मैं भी बेकार में टेंशन नहीं लूंगा। आर्यन ने घड़ी की ओर देखा। अब उसे भी घर जाना चाहिए था। करण तुरंत भीतर आया। मिस्टर सिंह, मुझे इरिडियम गार्डन वापस ले चलो। यस सर। आर्यन और करण निकल गए। नकुल ऑफिस में अकेला रह गया। एक पल के लिए उसकी आंखें गंभीर हो गईं, फिर उसने लंबी सांस ली। अकेला, मिस्टर अकेला। अन्ना, क्या ये तुम्हारा नया घर है? अमृता की आंखें सामने खड़े उस सुंदर घर को देखकर चौंक उठीं। छोटा था, पर करोड़ों की वैल्यू वाला लग रहा था। अन्ना दरवाजे की चाबी घुमाकर अंदर चली गई। मैंने इसे आज सुबह ही खरीदा है। पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ था। सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार थी। उसके पास अपने सामान के अलावा कुछ और ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। अमृता ने भीतर कदम रखते हुए गहरी सांस ली। अब समझ में आया। जब पहली बार मिले थे, तब उसने कहा था कि वो अमीर है। और वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सच में अमीर थी। अगर अमृता को ये पता चलता कि अन्ना ने ये मेशन अपनी कुल प्रॉपर्टी के एक छोटे से हिस्से से खरीदी है, तो वो शायद वहीं बेहोश हो जाती। वो अन्ना के पीछे पीछे अंदर गई। मेशन बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद क्लासिक थी। हर कोने में रॉयल टच था। फर्नीचर से लेकर वॉल डिजाइन तक सब कुछ एक अलग ही लेवल पर था। इसके अलावा पूरा घर टेक्नोलॉजी से भरा था। वॉइस एक्टिवेटेड लाइट्स, टच सेंसिटिव वॉल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सब कुछ स्मार्ट और शानदार। वाह, इसकी कीमत तो अब और भी ज्यादा लगेगी। पैसों को लेकर अन्ना कभी टेंशन नहीं लेती थी। न पहले, न अब। उसके पास खर्च करने को हमेशा कैश होता था। उसके लिए अगर कुछ सेव हो जाए तो वो खुद को लकी मानती थी। इसके अलावा शिवकांत जो भी अमाउंट भेजता था, वो किसी बड़े कॉरपोरेट फंड से कम नहीं होता था। ये मेशन तो बस उस पैसे का 5वां हिस्सा थी। वो अब यार्डली रेसिडेंस छोड़ चुकी थी। ये बदलाव उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मां की एक्सीडेंट केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट आएगी। भले ही उसके पास वसुंधरा को हिप्नोटाइज करने की ताकत थी, लेकिन वो ठोस सबूत चाहती थी। वो सच्चाई को जड़ों तक जाकर समझना चाहती थी। हर जटिलता को सुलझाना, दुश्मनों को धीरे धीरे गिरते देखना, यही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। तो अन्ना, इसका मतलब अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी? अमृता ने खुशी से पूछा। उसका चेहरा चमक रहा था। ओह, मैं बहुत खुश हूं। चैप्टर 153। अन्ना ने बेफिक्री से गुनगुनाते हुए जवाब दिया। अचानक उसे कुछ याद आया। वो आरव को बताना भूल गई थी कि वो घर छोड़ चुकी है। जब आरव वापस लौटा, तो उसने अन्ना का कमरा अस्तव्यस्त और खाली पाया। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया और उसी वक्त उसने अन्ना को कॉल लगाया। अन्ना, क्या तुम्हें एलियंस उठाकर ले गए क्या? उसने मजाक में कहा। अन्ना कुछ बताने ही वाली थी
लेकिन फोन पर आरव की तेज और अचानक आवाज से वो थोड़ा चौंक गई। एक पल के लिए वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। आरव, जो हमेशा मस्ती करता रहता था, अब एक अजीब सी गंभीरता में आ गया। पर जल्दी ही उसकी आंखों में मायूसी उतर आई। उसने खुद से सवाल किया, अन्ना उसे साथ क्यों नहीं ले गई? हालांकि बीती रात जो कुछ हुआ था, उसके बाद वह इस फैसले के लिए खुद को पहले ही तैयार कर चुका था। जब उसे अन्ना का ठिकाना मिल गया और यह यकीन हो गया कि वह उसे पूरी तरह छोड़कर नहीं गई है, तो उसने फोन काट दिया। पूरा घर एक बार चुप सा हो गया। कुछ देर बाद अमृता पूरे घर में घूमने के बाद सीधी अन्ना के पास पहुंची और सख्ती से बोली, अन्ना, मुझे भूख लगी है, तो कुछ खा लो। अन्ना ने सीधा जवाब दिया। खुद को भी हल्की भूख महसूस हो रही थी। लेकिन क्या खाऊं? अमृता ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। अन्ना कुछ पल के लिए चुप रह गई। वो कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं थी। उसकी असली स्किल तो जंगल में खाने की चीजें ढूंढने और उन्हें खाने लायक बनाने में थी। बस पेट भर जाए, इतना काफी था। लेकिन यहाँ की जिंदगी अलग थी, और किचन में खाना बनाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल। आखिरकार अन्ना ने एक डिसीजन लिया। चलो बाहर चलते हैं और कुछ अच्छा खाने के लिए ले आते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह। हाँ। जैसे जैसे शाम का अंधेरा उतर रहा था, एक काली कार धीरे धीरे उस मिशन के पास आकर रुकी, जिसे अन्ना ने हाल ही में खरीदा था। सर आर्यन, क्या ये वही हवेली नहीं है जहां आप कॉलेज के टाइम पर कभी कभी ठहरते थे? करण ने थोड़ी हैरानी से पूछा। वो मिशन काफी टाइम से खाली पड़ी थी। उसे देखकर हैरानी हुई कि अब वहां कोई रहने आ गया है। और ये मिशन इरिडियम गार्डन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, सिर्फ 10 मिनट की वॉक। आर्यन चुपचाप खड़ा रहा, बस मिशन के दरवाजे को घूरता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि 2 लोग वापस लौट रहे हैं। उनके हाथ में खाने से भरा एक बड़ा बैग था। करण की आंखें चमक उठीं। क्या ये मिस अन्ना है? करण, आर्यन ने पूछा। उसकी आंखों में हल्की झलकती सी चमक थी। क्या तुम्हें लगता है कि अन्ना को कुकिंग आती है? करण थोड़ा अचकचा गया। कुछ सोचने के बाद बोला, हम्मा, लगता तो नहीं कि उन्हें खाना बनाना आता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। होममेकर सर्विस एजेंसी से बात करो। हमें एक भरोसेमंद और ऑलराउंडर हाउसकीपर चाहिए। जी सर। पहली बार आर्यन को थोड़ी राहत महसूस हुई। 1 साल पहले तक उसे ये सब बहुत बेवकूफ़ी लगता था, किसी लड़की के लिए इतना सोचना। लेकिन जब से अन्ना उसकी जिंदगी में आई थी, सब कुछ बदल गया था। और अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ चीजें धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुद को जगह बना लेती हैं। चलो वापस चलते हैं। अन्ना और अमृता ने मिशन के पीछे के छोटे से गार्डन में एक छोटी सी टेबल लगाई और वहीं सामान तैयार किया। खाना जल्दी तैयार हो गया, बस धुएं की महक थोड़ी ज्यादा थी। उसी समय होममेकर एजेंसी से कॉल आया। फोन की घंटी सुनकर अमृता ऐसे उछली जैसे उसे किसी ने नया जीवन दे दिया हो। अन्ना कुछ बोलती, इससे पहले ही अमृता ने तेजी से फोन उठाया और हामी भर दी कि उन्हें हाउसकीपर चाहिए। और अन्ना ने भी सोचा, अगर इससे आगे अच्छे खाने की उम्मीद बने तो क्यों नहीं। उसी दिन जब अरविंद यार्डली वापस निवास पर लौटा और देखा कि अन्ना वहां नहीं है, तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया। पूरा घर सन्नाटा लिए खड़ा था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। अरविंद को असल में अन्ना के चले जाने से नहीं, उसके अंदाज से गुस्सा आया था। जब वसुंधरा ने बताया कि अन्ना ने उनसे बदतमीजी की और अपनी लग्जरी कार में बैठकर निकल गई, तो अरविंद के गुस्से की कोई हद नहीं रही। उसने तो मन ही मन उसका गला घोंट डालने की इच्छा कर डाली। शांता, उस लड़की के कमरे से सब कुछ हटा दो। आज के बाद यार्डली परिवार के लिए अन्ना जैसे किसी इंसान का कोई वजूद नहीं।
शांता बस चुपचाप सिर हिलाकर आदेश मान गई। ऊपर खड़ा आरव ये सब देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सच कहे तो ये घर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। जब से वो इस दुनिया में आया था, तब से इस घर ने उसे कभी अपना नहीं माना। उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और पिता, यही इस घर के असली हिस्सेदार थे। और उसकी असली बहन, जो उसकी सबसे करीब थी, उसके जाने के बाद वो बस बोझ बनकर रह गया था। अचानक आरव को लगा जैसे उसने पिछले 15 सालों में बस तन्हाई और तिरस्कार ही जिया है। और अन्ना, जिसे वो हमेशा इग्नोर करता रहा, आज वो सबसे समझदार निकली। उसने एक ठंडी मुस्कान दी और अपने कमरे की ओर लौट गया। मुझे लगता है अन्ना ने यार्डली हाउस छोड़कर सही फैसला किया है। शांत हो जाओ, डार्लिंग, वसुंधरा ने अरविंद को सांत्वना देने की कोशिश की। काफी देर बाद अरविंद की आंखों का गुस्सा कम हुआ, लेकिन उनकी ठंडक अब भी उतनी ही सख्त थी। वसुंधरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डार्लिंग, देखिए, अन्ना खुद ही चली गई है। उसने खुद ही रिश्ता तोड़ा है यार्डली परिवार से। अब हम पापा को क्या जवाब देंगे? और सबसे बड़ी बात, विरासत के सारे अधिकार अब भी अन्ना के हाथ में हैं। चैप्टर 154। वसुंधरा की बातें सुनकर अरविंद थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। वह धीरे धीरे अरविंद की छाती पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, हमें अन्ना को विरासत का हक नहीं मिलने देना चाहिए। अब वो यार्डली परिवार की मेंबर ही नहीं रही, है न? अरविंद, तुम्हारा क्या प्लान है? 2 साल में वो 18 की हो जाएगी। उफ, मुझे नहीं पता पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तो उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद ही अन्ना को जायदाद मिलेगी, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। अब 18 की होते ही सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा। क्या उन्हें लगता है कि वो अमर हैं? इतनी उम्र में भी उन्हें ड्रामा करने से फुर्सत नहीं है। असल में वसीयत में पहले थोड़ी अस्पष्टता थी, लेकिन उस रात के डिनर के बाद सब कुछ बदल गया और फैसला हो गया कि जैसे ही अन्ना 18 की होगी, उसे यार्डली की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अरविंद ने वसुंधरा को एक सख्त नजर से देखा, जिससे वह तुरंत चुप हो गई। वो उसके तानेभरे अंदाज से नाराज था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से कहा, मैं खुद पिताजी से बात करूंगा। किसी भी हालत में हम उस लड़की को यार्डली फैमिली से कुछ भी नहीं लेने देंगे। वसुंधरा ने तुरंत हामी भरी। उसका सपना था कि वह इस विरासत की मदद से वह की हासिल कर सके, जो उसकी मेहनत से मिली चीजों को छीनने न दे। रोहिणी कहाँ है? अरविंद ने अचानक पूछा। वसुंधरा को उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक रोहिणी की बात करेगा। रोहिणी को एलर्जी हो गई थी, तो मैंने उसे शेरी के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। रोहिणी का अच्छे से ध्यान रखना, अरविंद ने गुस्से में कहा। उसे अन्ना जैसा मत बनने देना। उसे सही बातें सिखाओ, गलत नहीं। डोंट वरी डियर, वसुंधरा मुस्कराते हुए बोली और जानबूझकर थोड़ा आगे झुकी। उसने अपने कपड़े कुछ नीचे खिसका दिए। अरविंद की आंखों में अब लालसा झलक रही थी। उसने बिना देर किए वसुंधरा के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तुम्हारा आकर्षण अभी भी पहले जैसा ही है, वह बिस्तर की ओर बढ़ते हुए बुदबुदाया। शैलेजा की तुलना में वसुंधरा में कुछ और ही बात थी, ज्यादा मोहक, ज्यादा आकर्षक। शैलेजा घरेलू जिंदगी में खुश रहने वाली सीधी सादी औरत थी। पर मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है, बोरियत उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। हैरानी की बात ये थी कि शैलेजाल जैसी सादगी पसंद औरत के भी 2 बच्चे हुए थे, और दोनों के स्वभाव शैलेजा से एकदम अलग निकले। अरविंद सोच में पड़ गया, क्या उसने अन्ना से ये सब सिर्फ बदले की भावना से किया था? सिर्फ उसे दुख पहुंचाने के लिए? सिर्फ ये ख्याल ही उसके अंदर आग लगा देने के लिए काफी था। वह अपनी सनक और गुस्से को अब अपनी हरकतों की तेजी में जाहिर करने लगा। उधर
पोलारिस अकादमी में नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। अन्ना और अमृता अपने नए घर से बाहर निकली ही थी कि सामने आरव खड़ा मिला, जो काफी देर से मिशन के बाहर इंतजार कर रहा था। अन्ना, वो तुरंत उसकी ओर दौड़ा। क्या ये तुम्हारा नया घर है? अन्ना ने सिर हिलाया। हाँ। आरव ने हल्के गुस्से में होंठ सिकोड़ लिए। नानाजी ने तुम्हारा कितना फेवर किया है ना? उसका मानना था कि अन्ना को ये घर बस इसलिए मिल गया क्योंकि शिवकांत ने उसे सपोर्ट किया और ढेर सारा पैसा भी दे दिया। पर अन्ना को पैसे का कोई अंदाजा नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि आरव कहना क्या चाहता है। तभी अमृता ने एक जोर की जम्हाई ली। आरव की नज़र उसके पीछे खड़ी छोटी लड़की पर पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। वो अभी मेरे साथ रह रही है, अन्ना ने सीधा सपाट जवाब दिया। आरव और जानना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। उसने बस एक पाँव अन्ना की तरफ बढ़ाया और हल्का हिलाया। अन्ना हंस पड़ी। क्या तुमने कुछ वजन बढ़ा लिया है? आरव के चेहरे पर गर्व की चमक थी, जैसे तारीफ की उम्मीद कर रहा हो। अन्ना ने सोचा कि शायद उसे ये कहना चाहिए कि इतना कम वजन बढ़ाने में भी इसे कितना टाइम लग गया, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में चमक देखी तो चुप रह गई। गुड जॉब, उसने सराहना की। आरव तो जैसे झूम ही उठा। स्कूल जाते वक्त उसके कदम जैसे हवा में उछलते जा रहे थे। आज पोलारिस अकादमी में नए सेशन की शुरुआत थी और पूरे कैंपस में एक ही बात चल रही थी, उस हमले की रात की कहानी। सब कुछ अब भी सबकी आंखों के सामने ताज़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा याद थी वो पल जब अन्ना, जिसे सबने कभी फॉर ट्रैश के निकम्मे मेंबर्स में गिना था, बंदूक हाथ में लिए उनके सामने खड़ी थी। वही लड़की जिसे वो कभी नजरअंदाज करते थे, उस दिन सबकी रक्षक बन गई थी। उसमें एक अलग सी चमक थी, जैसे गोल्ड, इतनी तेज कि सबको अपने पुराने फैसलों पर शर्म आने लगी थी। हालांकि ये बातें सबने सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे ही स्वीकारी, कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। जैसे वो दिन कभी हुआ ही नहीं था, जैसे अन्ना कभी वहां खड़ी ही नहीं थी। चैप्टर 155। जब सत्येंद्र ने सेना के साथ मिलकर पोलारिस अकादमी का कंट्रोल वापस ले लिया, तो उसने तुरंत सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। सबको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कौन सी बातें करनी है और किन पर पूरी तरह चुप रहना है। इसी वजह से अन्ना से जुड़ी बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच डिस्कस की गईं जो सब कुछ जानते थे। इसे आम बातचीत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाया गया। उन्हें पता था कि कई बार गवाह बनना भी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक बात पर सबका मन एक था, अन्ना के लिए उनकी इज्जत और तारीफ। खासकर यंग लड़के और बहुत सी लड़कियां उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट रखती थीं। जब अन्ना स्कूल में वापस लौटी तो जिसने भी उसे देखा वो खुद को रोक नहीं पाया। हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और सिर हिलाकर उसका स्वागत कर रहा था। बचपन से ही हर किसी के दिल में हीरो बनने का सपना होता है, और अन्ना, वो तो सच में हीरो बन गई थी। ये बात जेंडर या उम्र से नहीं जुड़ी थी। अन्ना, लड़कों का एक ग्रुप उसे देखकर दौड़ते हुए उसके पास आया। ये सब मिलिट्री बैकग्राउंड वाले घरों से थे, वही लड़के जिन्होंने उस दिन अन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़ा था। तुम सबको ठीक देखकर अच्छा लग रहा है, अन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके ये सादे शब्द भी सबके दिलों को छू गए। सबके चेहरों पर मानो कोई गर्व की लहर दौड़ गई हो। वो अनजाने में थोड़े और सीधे खड़े हो गए। हम सब तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। अच्छा हुआ तुम भी सेफ हो। हाँ बिल्कुल। उम्मीद है हमें फिर से साथ लड़ने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, सब और ज्यादा इन्वॉल्व होते गए। अन्ना, चलो मिलिट्री में साथ ज्वाइन करते हैं। हम सब मिलकर मिलिट्री अकादमी जा सकते हैं। हाँ, और हम सब तुम्हारी लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं।
हालांकि ये एक स्कूल था जहां बच्चे यूनिफॉर्म में क्लासेस अटेंड कर रहे थे, लेकिन माहौल कुछ और ही था। ये जगह अब एक ट्रेनिंग कैंप जैसी लग रही थी। सबके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो कोई आर्मी मीटिंग अटेंड कर रहे हों, बस सलामी देना बाकी रह गया था। क्या तुम सब सीरियस हो? अन्ना के लबों पर हल्की सी शरारती मुस्कान तैर गई। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा। अद्वैत आगे बढ़ा, उसकी आंखें अन्ना पर टिकी थीं। हमने उस दिन जो तय किया था वो आज भी याद है, और तुमने जो वादा किया था वो निभाया है। हमें तुम पर भरोसा है। उस दिन की ही तरह उन्होंने फिर से उस पर ट्रस्ट करना चुना। अन्ना ने अपने सूखे होठों को दबाया और एक हल्की हंसी में सब कुछ छुपा लिया। लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम लोग जल्दी क्लास में नहीं पहुंचे तो लेट हो जाओगे। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, स्कूल बेल बज उठी और कुछ ही मिनटों में जोश से भरा हुआ पोलारिस अकादमी का माहौल शांत हो गया। लड़के भी अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ चले, लेकिन जाने से पहले वो अन्ना को सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाए। मिलिट्री बैकग्राउंड से आने वाले लड़के अक्सर आम बच्चों से ज्यादा हीरो फिगर्स की इज्जत करते हैं। अन्ना, हमने जो कहा उसे मत भूलना, कहते हुए वे हल्की दौड़ में क्लास की ओर भाग गए। अन्ना, मैं भी क्लास जा रहा हूँ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी क्लास की ओर निकल गया। अब अन्ना और अमृता क्लास एफ की ओर चल दिए। अमृता काफी छोटी कद की थी। जब वो अन्ना के पीछे चल रही थी, जो उससे एक सिर लंबी थी, तो वो किसी छाया की तरह लग रही थी। जब तक वे क्लास तक पहुंचे, किसी ने भी अन्ना के पीछे किसी और को आते नहीं देखा। क्लास में घुसते ही अन्ना थोड़ी हैरान रह गई। जो क्लास एफ हमेशा हंगामेदार और अनियंत्रित रहती थी, वहां आज एकदम सन्नाटा था। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठे थे, जैसे कोई बोर्ड एग्जाम चल रहा हो। और जिस तरह से सब उसे देख रहे थे, वो ऐसा था जैसे वो कोई जबरदस्त मिठाई हो और सबकी आंखों में चमक थी। ये अजीब तो था ही, साथ ही कुछ असहज भी। वो अब भी इसकी आदत डालने की कोशिश कर रही थी। ज्यादातर लोगों की आंखों में कुछ छिपा हुआ था, पर हर नजर उसी पर थी। हालांकि उनमें कोई नेगेटिव भावना नहीं थी, फिर भी उनमें से कई जैसे खुद को उस पर थोप देने को उतावले थे। अन्ना ने पूरे क्लास में नजर घुमाई, सोनू, रवि और लुकास को देखा। तीनों की नजरें उसी पर थीं और उसने हल्के से सिर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। अमृता आगे आई और हाथ कमर पर रख दिए। क्या देख रहे हो सब? घूरते रहोगे तो भी अनुज तुम्हारा नहीं हो जाएगा। और सुनो, मैं एक ही मुक्के में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां हिलाईं। अपने क्यूट और भोले एक्सप्रेशन के साथ वो किसी प्यारी सी बिल्ली जैसी लग रही थी। क्लास एफ के लड़कों ने घबराकर निगल लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन की अमृता असली थी या आज वाली। अभी वाली अमृता तो इतनी स्वीट लग रही थी कि सबकी यादें फिर से उस दिन की ओर चली गईं और वो सब जोर से हंस पड़े अपनी इन छोटी मुट्ठियों से। अरे चलो, मारो मुझे। क्या तुम अपनी इन छोटी छोटी मुट्ठियों से मेरी छाती पर घूंसे मारोगी? एक लड़का चिढ़ाते हुए बोला। और तभी क्लास एफ का माहौल फिर से हंसी और मस्ती से भर गया। अन्ना और अमृता भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गईं। लुकास के चश्मे के पीछे उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और होठों पर एक शरारती मुस्कान। उसने फिर से अपने लैपटॉप पर टाइप करना शुरू कर दिया। चैप्टर 156। सोनू और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों की नजरें अन्ना की ओर घूम गईं। अन्ना अभी अपनी सीट पर बैठ ही रही थी कि तभी सिमन क्लासरूम में दाखिल हुई और सीधे अन्ना को देख लिया। अन्ना को ठीक ठाक बैठा देखकर सिमन के चेहरे पर हैरानी की जगह बेचैनी आ गई। वो अपनी ऊंची हील्स में स्टेज की तरफ बढ़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दोस्ताना अंदाज था। आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है,
उसने घोषणा की, आइए तालियों की गूंज से उनका स्वागत करें। हाल ही में क्लास एफ में नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी, जिससे सारे स्टूडेंट्स थोड़े हैरान परेशान थे। किसका इंतजार कर रहे हो? तालियां बजाओ, सिमन ने जोर से कहा। और फिर पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। क्या ये भी अन्ना के पीछे दीवानी होगी? तालियों की गूंज के बीच एक छोटी सी लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, एफ क्लास के लड़के सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी काली, लंबे, सीधे बालों की लहरें उसकी कमर तक जाती थी। चेहरा बिल्कुल फ्रेश और आकर्षक था, जिसमें मासूमियत और सुकून दोनों झलक रहे थे। वो किसी परफेक्ट हीरोइन जैसी लग रही थी, जैसी हर लड़का अपने ख्वाबों में सोचता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम इंदिरा मेहरा है, उसने मुस्कराकर कहा, और उस मुस्कान में आत्मविश्वास और सादगी दोनों थे। एक पल में ही उसकी एनर्जी ने क्लास के हर कोने को छू लिया और तालियां एक बार फिर से बजने लगीं। लगता है हमारी क्लास की किस्मत अचानक बहुत चमक गई है। हर नया स्टूडेंट एक से बढ़कर एक। इंदिरा, अन्ना ने भौहें चढ़ाई। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा हो। क्लास की कुछ लड़कियां कानाफूसी करने लगी। उसने क्या कहा? उसका नाम इंदिरा मेहरा है। ये तो उसी नॉवेल की राइटर जैसा नाम लग रहा है जो मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ। क्या हो सकता है वो वही हो? अरे नहीं यार, इतना भी क्या संयोग। स्टेज से नीचे उतरने के बाद इंदिरा की अगली चाल पर सबकी नजरें थीं। अब ये किसके बगल में बैठेगी? लड़के सब दिल थाम के बैठे थे। हालांकि लड़कियां थोड़ी जलन फील कर रही थीं, पर जब सामने वाला इतना ग्रेसफुल हो तो जलन धीरे धीरे तारीफ में बदल जाती है। जैसे पहले अन्ना से लड़कियां जलती थीं, आखिर उसका मंगेतर सुंदर, अमीर और ड्रीम मैन टाइप था, लेकिन जब उन्होंने अन्ना का रियल फेस देखा, उसकी वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, तो जलन का कोई स्कोप ही नहीं बचा। बेशक रिया को छोड़कर, जो हमेशा से अन्ना को नापसंद करती थी। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? इंदिरा ने अन्ना की तरफ देखकर कहा। अब तो क्लास में हलचल मच गई। ये भी अन्ना के पीछे है क्या? अन्ना ने ऊपर देखा और मासूम चेहरा लिए इंदिरा को देखा। जो तुम्हें ठीक लगे, अन्ना ने बेहद कूल अंदाज में कहा। उसे ये समझ नहीं आया कि इंदिरा क्यों उसकी बगल में बैठना चाहती है, लेकिन उसे उसमें कोई नेगेटिव वाइब्स महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी मौजूदगी से उसे कुछ अजीब सा सुकून मिल रहा था। इंदिरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, मैं उसके पास बैठने में सफल हो गई। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन वो वाकई में बहुत रिजर्व है। अब मैं क्या करूं? और वो जो छोटी सी लड़की है, कितनी क्यूट है। मैं तो उसके गाल खींचना चाहती हूँ। नहीं नहीं इंदिरा, शांत हो जाओ। मैं एक रोमांस नॉवेल की शांत, समझदार राइटर हूँ। कंट्रोल। तभी अमृता ने इंदिरा को देखा और उसके पूरे बदन में एक हल्की झुरझुरी दौड़ गई। जब इंदिरा बैठ गई तो पढ़ाई शुरू हुई। अन्ना ने नोटिस किया कि इंदिरा क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसने अपना फोन निकाला, टैबलेट ओपन किया और उस पर प्रोजेक्टेड वर्चुअल कीबोर्ड से टाइपिंग शुरू कर दी। क्या ये लड़की प्रोग्रामर है? लगता है लुकास के लिए परफेक्ट सीट पार्टनर मिल गई। जब इंदिरा टाइपिंग में बिजी होती, वो कभी कभी अन्ना की ओर देखती, और जब अन्ना उसे घूरते हुए पकड़ती तो वो एक गर्मजोशी से भरी, दिल खोल देने वाली स्माइल दे देती। ये सब अन्ना को थोड़ी अजीब लग रही थी। आखिरकार अन्ना खुद को रोक नहीं पाई। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? उसने सधे हुए स्वर में पूछा। क्योंकि मैं एक नॉवेल लिख रही हूँ और तुम्हारे पास बैठकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तुम एक नॉवेल लिख रही हो? बगल से रवि ने चुटकी ली। लगता है वो टाइप की होगी,
द ओवरपावरिंग सीईओ फेल फॉर मी या कोल्ड ड्यूक हैज फॉलन फॉर मी टाइप। इंदिरा जोर से हंसी। तुम तो बहुत कुछ जानते हो छोटे भाई। रवि ने हंसते हुए सर झटक दिया। क्या बताऊं, मेरी माँ भी इन दिनों दबंग सीईओ वाली मदर का रोल प्ले कर रही है, वही वाली जो हीरोइन को 5 मिलियन देकर बोलती है मेरे बेटे को छोड़ दो। इतना बोलते ही उसने बीच क्लास में एक्टिंग शुरू कर दी। मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, लेकिन मेरे बेटे से दूर रहो। उसका एक्ट इतना बढ़िया था कि अन्ना भी हैरान रह गई। एक कलाकार की फैमिली में पैदा होने का असर साफ दिख रहा था। इंदिरा ने हल्की हंसी के साथ अन्ना की ओर देखा। असल में, उसने धीमी आवाज में कहा, हम पहले मिल चुके हैं एक डिनर पार्टी में, लेकिन अगर सही शब्दों में कहूं तो मैं तुमसे मिल चुकी हूं। चैप्टर 157। अन्ना को अचानक समझ आ गया कि इंदिरा उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। अन्ना, तुम्हें पता है, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए अपना स्कूल बदला है। इंदिरा ने अचानक मान लिया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो सीधे अन्ना की ओर देख रही थी। अन्ना चौंक गई। क्यों? क्या वो अपने इरादे खुलेआम बता रही थी? क्योंकि इंदिरा ने अपने हाथ जोड़े और 2 बार पलकें झपकाईं। तुम में मुझे एक कहानी की हीरोइन का एहसास हुआ। तुम ही हो जो मुझे नई प्रेरणा दे सकती हो। इंदिरा अपने लेखन में इतनी फंसी हुई थी। उसके एडिटर और रीडर्स लगातार उस पर नई स्टोरी के लिए प्रेशर डाल रहे थे। वो लगभग अपने लिखने का काम छोड़ने का सोच रही थी। लेकिन उस दिन जब उसने एक पार्टी में अन्ना को देखा, उसे लगा कि ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है और शायद एक बार फिर एक सक्सेसफुल राइटर बनने का। अन्ना पूरी तरह सन्न थी। रवि ने सिर खुजाया और बड़बड़ाया, क्या तुझे पूरा यकीन है कि ये उपन्यास का हीरो नहीं है? पूरे ग्रुप में फिर से सन्नाटा छा गया। यह समझते हुए कि वह इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं बोल सकती, अन्ना धीरे से मुड़ी और क्लास से बाहर चली गई। इसी बीच जो अमृता गहरी नींद में थी, उसने अचानक आंखें खोली और सीधी बैठ गई। अनुज, तुम कहाँ जा रहे हो? अनुज अन्ना का ही नाम है, कंफ्यूज मत होना कोई। प्रिंसिपल के ऑफिस, अन्ना ने सीधा जवाब दिया। सिमन के जाने से पहले उसने चुपचाप बताया था कि सत्येंद्र ने उसे ऑफिस बुलाया है। अन्ना को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। वो समझ गई थी कि सत्येंद्र उसे उसी दिन की घटना के बारे में ही बुला रहा होगा। अन्ना के जाते ही इंदिरा ने फिर से अपना मोबाइल उठाया और उसमें कुछ नोट्स टाइप करने लगी। अमृता फिर से सो गई। इंदिरा के इस साइड टैलेंट से इम्प्रेस होकर रवि ने पास में एक स्टूल खींचा और उसके पास बैठ गया और फिर एक लाइवली बातचीत शुरू हो गई। इंदिरा ने अचानक गहरी सांस ली और बोली, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। क्या हुआ? रवि ने जिज्ञासु होकर पूछा। कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन कपल का ब्रेकअप हो गया। जब वो रिलेशन में थे, लड़का हर महीने उस लड़की के लिए कई टेस्टी चीजें खरीदा करता था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फिर अलग क्यों हो गए? रवि ने पूछा। इंदिरा ने भौहें सिकोड़ ली। लड़की का वजन सिर्फ 1 महीने में 20 पाउंड बढ़ गया। रवि दंग रह गया। इंदिरा ने कहा, जैसे ही लड़की का वजन बढ़ा, लड़के ने ब्रेकअप कर लिया। क्यों? रवि हैरान था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो डेट कर रहा था, वो वही लड़की थी जिसने 1 महीने पहले उसकी बुक की बहुत बुरी ऑनलाइन रिव्यू लिखी थी। उसने बदला लेने के लिए उसे डेट करना शुरू किया और इतनी चीजें खिलाईं कि उसका वजन बढ़ जाए और वो टूट जाए। और ऐसा ही हुआ। लड़की इतनी हर्ट हो गई कि कल उसने एक बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। रवि पूरी तरह शॉक में था। ये तो पागलपन है। इंदिरा ने क्लास के बच्चों की ओर देखा जो उसकी स्टोरी में पूरी तरह खो गए थे। दोस्तों, भले ही ये स्टोरी छोटी थी,
लेकिन इसका मैसेज बहुत गहरा है। इसे मजाक में मत लो। सभी स्टूडेंट्स ने सिर हिलाकर सहमति जताई। थैंक यू इंदिरा, हमारे साथ ये लाइफ से जुड़ी बात शेयर करने के लिए। हाँ, थैंक यू। तभी ऑफिस के बाहर खड़ी सेक्रेटरी ने कहा, सर, अन्ना आ गई हैं। सत्येंद्र, जो अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा था, तुरंत खड़ा हो गया। जब उसने अन्ना को देखा तो उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आई। अन्ना, बैठो। सत्येंद्र अपने कड़क और सख्त व्यवहार के लिए जाना जाता था। पूरे स्कूल में किसी ने उसे इतना शांत और विनम्र होते नहीं देखा था। अन्ना ने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गई। सत्येंद्र भी अपनी सीट पर बैठ गया। उसने प्रोफेशनल पोज अपनाया, लेकिन उसमें थोड़ी झिझक दिख रही थी। अन्ना। मिस्टर प्रताप, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए, अन्ना ने शांत लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कहा। सत्येंद्र थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। अगर उसे पता न होता कि सामने बैठी ये लड़की है, तो वो उसे लड़का समझ बैठता, इतना शांत, ठंडा और किसी भी तारीफ या आलोचना से बेअसर। वो उसकी शक्ल नहीं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी थी, वो कॉन्फिडेंस और मजबूती जो वो अपने आसपास फैलाती थी। सत्येंद्र ने गला साफ किया और कहा, ठीक है। सबसे पहले मैं पोलारिस एकेडमी की तरफ से और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस दिन मदद करने के लिए। अन्ना ने बस हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन वो बस इत्तेफाक था। अन्ना को किसी की मदद करने की ड्यूटी नहीं थी। न वो कोई सोल्जर थी और न ही किसी के लिए खुद को रिस्क में डालने वाली। उसने सिर्फ खुद और अपने कुछ दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी। बाकी सब बस एक इत्तेफाक था। लेकिन आज जब उसने बाकी बच्चों की नज़रों में खुद को देखा, तो उसके दिल में हल्की सी उथल-पुथल शुरू हो गई। अन्ना की बात सुनकर सत्येंद्र कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अन्ना इस तरह की सोच दिखाएगी, इतना शांत, इतना परिपक्व और इतना अलग। ये वाकई एक अप्रत्याशित कदम था। चैप्टर 158। एक्सीडेंटल। सत्येंद्र उलझन में पड़ गया था। अन्ना ने कुछ भी समझाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जब उसने देखा कि उसके सवाल का जवाब सिर्फ चुप्पी है, तो सत्येंद्र ने टॉपिक बदल दिया। इस मुद्दे से हटकर, एक और बात है। मुझे डर है कि हमें आपसे एक छोटा सा फेवर मांगना पड़ेगा। ये शब्द बोलना सत्येंद्र के लिए आसान नहीं था। अन्ना की भौहें हल्की ऊपर उठीं। उसे लगा था कि सत्येंद्र उस दिन की घटनाओं के बारे में पूछेगा, पर सरप्राइजिंगली उसने इस पर एक भी शब्द नहीं कहा। इसने अन्ना को सत्येंद्र को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका दिया। असल में ऐसा नहीं था कि सत्येंद्र को कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी या वह इंटरेस्टेड नहीं था, बस वो जानता था कि अगर वो पूछता भी तो कुछ खास हासिल नहीं होने वाला था। वैसे भी और लोग होंगे जो ये सवाल पूछेंगे। ये उन मामलों में से एक था जहां उसे पर्सनली चिंता करने की जरूरत नहीं थी और न ही ये उसके कंट्रोल में था। क्या है? अन्ना ने पूछा। सत्येंद्र ने बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पर बात शुरू की। हालांकि पोलारिस अकादमी को काफी हद तक रिस्टोर कर दिया गया है और कई प्रोजेक्ट्स में सुधार भी किया गया है, पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। अकादमी की सिक्योरिटी सिस्टम में पहले ब्रीच हो चुका है, जिससे उसकी वीकनेसेस सामने आ चुकी हैं। हमने कई सिस्टम इंजीनियर्स से बात की, लेकिन उनका मानना है कि जिस गलती का इस्तेमाल पहले किया गया, वो इतनी परफेक्ट थी कि उसे फिक्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे हम पूरे सिस्टम को फिर से बनाएं, फिर भी अगर वही इंसान चाहे तो उसमें दोबारा घुस सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को ओरिजिनली डिजाइन करने वाला इंसान बहुत पहले मर चुका है। अब उसमें बदलाव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके लिए मैनपावर, मटेरियल्स, पैसा और काफी टाइम लगेगा। सत्येंद्र के इरादे बिल्कुल क्लियर थे।
वो लुकास की बात कर रहा था। लुकास के अनमैच्ड स्किल्स की वजह से उसने सिस्टम में एंट्री करके कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था। उन्हें पता था कि सिस्टम में गड़बड़ी है, पर कहां से शुरुआत करें ये समझ नहीं आ रहा था। लुकास चाहे तो फिर से सिस्टम में घुस सकता है, लेकिन अगर उन्हें अपनी सिक्योरिटी सिस्टम बदलनी थी तो वो ज्यादा टाइम नहीं ले सकते थे। अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो तुम्हारा मतलब है कि लुकास ही उस फ्लो को ढूंढे और तुम सबकी मदद करे? सत्येंद्र ने ना हाँ कहा। ना, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बोल चुके थे। इसलिए तुमने मुझे बुलाया? अन्ना ने कामली पूछा। सीधे लुकास के पास जाना ज्यादा सही नहीं रहता। सत्येंद्र ने धीरे से गला साफ किया। लुकास हमेशा से थोड़ा गायब रहा है। बहुत कम लोग हैं जो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारे और उसके बीच में एक यूनिक बॉन्ड है, इसलिए मुझे लगा तुमसे मदद मांगनी चाहिए। ये बात सबको पता थी कि लुकास एक स्टेनेजर पर्सनालिटी था। पोलारिस अकादमी के प्रिंसिपल होने के नाते सत्येंद्र लुकास की बैकग्राउंड से पूरी तरह वाकिफ था। उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं लुकास सिस्टम में कोई हिडन वायरस ना छोड़ दे। लेकिन अगर अन्ना बीच में आती तो ये रिस्क 95% तक कम हो जाता। आखिरकार उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे लुकास ने उसकी बात बिना किसी रेजिस्टेंस के मानी थी। सत्येंद्र के मकसद समझते हुए अन्ना उठ खड़ी हुई। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पहले फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों इस सिस्टम में घुस चुके हैं तो फिर थोड़े बदलाव और सुधार करना जरूरी है। उसके लहजे में इतनी क्लियरिटी थी कि सत्येंद्र ने भी खुद को हाँ में सिर हिलाते पाया। आप सही कह रही हैं, अन्ना ने और भी फर्म टोन में कहा। मैं लुकास से कह सकती हूँ कि वो सिस्टम में एडजस्टमेंट्स और चेंजेस करे और जो भी बग्स हैं उन्हें फिक्स करे। आप बस पेमेंट रेडी रखना मिस्टर सत्येंद्र, मैं बाद में अमाउंट बता दूंगी। सत्येंद्र का ध्यान सिर्फ पहले हिस्से पर गया, एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन। क्या लुकास वाकई ऐसा कर सकता है? पर जैसे ही अन्ना ने बात खत्म की उसका पूरा फोकस दूसरी बात पर गया, पेमेंट। उसका चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अन्ना ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्री कर लिया है तो अब मैं वापस जा रही हूँ मिस्टर सत्येंद्र। इतना कहकर अन्ना पूरी सहजता से वहां से निकल गई। सत्येंद्र को खुद को कंपोज करने में थोड़ा वक्त लग गया। पेमेंट? क्या नुकसान वो ऑलरेडी नहीं झेल रहे थे? अब उन्हें इसके लिए पे भी करना होगा। अन्ना इतनी शेमलेस क्यों हो गई थी? लेकिन अन्ना को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रही है। लुकास की वैल्यू शुरू से ही थी। अन्ना और लुकास हमेशा अपने बीच के मैटर्स क्लियर रखते थे, तो सत्येंद्र के साथ भी वही अप्रोच अपनाया गया। इस कैश को भी अलग से डील करना जरूरी था। जब अन्ना वापस क्लास एफ में आई, उसने देखा कि इंदिरा के चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। यहाँ तक कि वो अमृता, जो यूजुअली हाफ स्लीप रहती थी, इस वक्त अपना सिर इंदिरा की तरफ झुकाकर उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। अन्ना ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस की और दरवाजे के पास टिककर वो सीन ऑब्जर्व करने लगी। इंदिरा, क्या वो वाकई इंस्पिरेशन के लिए ही मेरे पास आई थी? हालांकि ये वजह सच थी, लेकिन अन्ना को हमेशा से लगता रहा था कि शायद कोई हिडन रीजन और भी हो। इंदिरा में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसके पास आने में हेजिटेशन नहीं होने देता था। यहाँ तक कि अन्ना भी उसके आसपास सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल महसूस करती थी। तभी आवाज आई, अरे दोस्तों, ऑनर ऑफ किंग्स शोडाउन आज के लिए रीस्केड्यूल हो गया है। सुनने में आया है कि कुछ प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम्स के प्लेयर्स हमें देखने आ रहे हैं। हमारी टीम कहाँ है? चलो मेरे पीछे आओ, लेट्स वाइप देम आउट। चैप्टर 159। एक लड़के की तेज और जोशीली आवाज पूरे क्लास में गूंज गई।
वो जोश में आकर मेज पर चढ़ गया और अपनी मुट्ठी हवा में लहराने लगा। उसके जोश ने उसे बिल्कुल पगला दिया था। क्या बेवकूफी है ये? लगता है इसका दिमाग घूम गया है। कितना बच्चा है ये? अरे, कोई ध्यान भी दे रहा है इसे? कक्षा एफ में तरह तरह की आवाजें गूंजने लगी। सबने मिलकर उसकी खिल्ली उड़ाई। लेकिन वो लड़का अब भी जोश में भरकर बोला, तुम सब बहुत ही निर्दयी और नाइंसाफ हो। पर किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब बात हो रही थी उस सालाना ऑनर ऑफ किंग्स शोडाउन की, एक गेमिंग प्रतियोगिता जो स्कूल की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का हिस्सा थी। हर क्लास इस मुकाबले में भाग लेती थी और ये मुकाबला क्लास की इज्जत से जुड़ा होता था। सब अपनी अपनी क्लास को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करते। हालांकि क्लास एफ को अक्सर सबसे लापरवाह और नालायक कहा जाता था, लेकिन जब बात गेमिंग या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की होती तो वो एकदम एकजुट हो जाते। अब मैं हमारी टीम के प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ। रवि, हर्ष, चिराग, हितेश और अन्ना। इंदिरा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और जैसे कुछ अजीब लगा हो वैसी सोच में पड़ गई। शुरू में सब शांत थे, लेकिन जैसे ही अन्ना का नाम लिया गया सब चौंक गए और फौरन उसकी तरफ देखने लगे। सोनू तो नींद से जूझ रहा था, सिर झुका जा रहा था टेबल की ओर, रात भर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में जागता रहा था। लेकिन जैसे ही अन्ना का नाम सुना उसकी नींद ऐसे गायब हो गई जैसे कोई अलार्म बजा हो। क्या? अन्ना ने अपना नाम कब लिखा? वो ऐसे बोल पड़ा जैसे अभी किसी सपने से उठा हो। रवि भी चौंका, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या अन्ना गेम खेलना जानती है? यहाँ तक कि खुद अन्ना भी थोड़ा हैरान हो गई। मैंने कब नाम लिखा प्रतियोगिता के लिए? उसके चेहरे पर उलझन थी। रिया ने अपने होंठ भींचे, लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि अन्ना पोलारिस अकादमी की स्टार थी, लेकिन रिया को वो कुछ खास पसंद नहीं थी। वजह बस ये थी कि अन्ना हर वक्त लड़कों से घिरी रहती थी। अन्ना, तुम भी खेलोगी इस बार? एक स्टूडेंट ने उत्साह में पूछ लिया। धीरे धीरे अन्ना, जो अब तक दरवाजे के पास खड़ी आराम से खड़ी थी, एकदम से अपने क्लासमेट्स की भीड़ से घिर गई। काफी मशक्कत के बाद रवि उसे भीड़ से खींचते हुए अंदर ले आया। अन्ना, क्या तुम भी गेमिंग मुकाबले में हिस्सा ले रही हो? अन्ना ने अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट को देखा और माथा सिकोड़ते हुए बोली, लगता तो ऐसा ही है। उसे शक था कि किसी ने जानबूझकर उसका नाम लिस्ट में डाला है, लेकिन अब वो वहां थी तो बहस करने का कोई फायदा नहीं था। इंदिरा की आंखें ऊपर उठीं और चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान फैल गई, जैसे उसे अभी कोई शातिर आइडिया आया हो। बाकी सब तो अब उसकी इन हरकतों के इतने आदी हो चुके थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने अपनी बातचीत चालू रखी। अन्ना, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है गेम में? मुझे नहीं पता था कि तुम गेमिंग करती हो। अगर पता होता तो पहले ही साथ में खेलने को कहता। सोनू भी बोल पड़ा, तुम कब से खेलने लगी, बॉस? मुझे तो कुछ खबर ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद अन्ना ने जवाब दिया, 2 महीने पहले शुरू किया था। ज्यादा नहीं खेलती। वाकई उसने 2 महीने पहले गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन उसका ज्यादातर समय आरव के साथ बीतता था, इसलिए वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। जब रवि ने सोनू को अन्ना को बॉस कहते सुना तो वो चौंक गया, लेकिन फिर उसे ये नाम बहुत नेचुरल लगा। अन्ना बोलने से भी ज्यादा तो उसने भी उसे बॉस कहना शुरू कर दिया। बॉस, तुम्हारा मेन हीरो कौन है गेम में? हत्यारा, अन्ना ने सीधा जवाब दिया। हत्यारा? रवि एकदम चौंक गया, फिर उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, हत्यारों की बात करें तो हमारे नेशनल सर्वर पर एक नया प्लेयर आया है। यार शोडो, वो तो मेरी आइडल है। उसकी टेक्निक, उसकी चालें भगवान जैसी है, और वो भी हत्यारे से ही खेलती है। रवि ऐसा बता रहा था जैसे किसी सुपरहीरो की कहानी सुना रहा हो।
अन्ना थोड़ी देर को शांत रह गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। शैडो वही उसका गेमिंग यूजर नेम था। अमृता बहुत ही दिलचस्पी से बोली, क्या वो सच में इतनी जबरदस्त है? अनुज से भी ज्यादा? रवि के होंठ थोड़ा हिले। अमृता, मुझे पता है तुम बॉस की बड़ी फैन हो, लेकिन बॉस ने अभी अभी गेमिंग शुरू की है। वो अभी एक नौसिखिया है। चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, वो प्रोफेशनल्स से मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। अमृता ने होंठ सिकोड़ लिए, गुस्से में तो नहीं, लेकिन उसकी नजर में खतरे की एक चमक थी। अचानक रवि को वो दिन याद आ गया जब अमृता ने एक बार किसी को बिना सोचे समझे गोली मार दी थी। उसका चेहरा फिर से सामने आ गया और डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गया, जाकर सोनू के पास छिपने लगा। उसे लगने लगा कि ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक है। लुकास, जो दूसरी तरफ बैठा था, अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोला, रवि, उम्मीद है बाद में तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। हाँ, ऐसा क्यों होगा? रवि ने बात को हल्के में लिया। लुकास ने अन्ना की तरफ देखा, फिर वापस अपने लैपटॉप पर ध्यान देने लगा। उसे याद आया, उस दिन जब वो अन्ना के फोन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था, तभी उसने उस गेम को भी नोटिस किया था जो अन्ना खेलती थी। चैप्टर 160। लुकास की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी थी। उसने उस गेम अकाउंट की आईडी आखिरकार ट्रेस कर ही ली थी। जैसे ही उसने शैडो नाम टाइप किया, उसकी उंगलियां आधिकारिक वेबसाइट की सर्च बार पर बिजली की तरह चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में उस आईडी से जुड़ा सारा डेटा, गेम प्ले वीडियोज, जीतहार का रिकॉर्ड और पुराना परफॉर्मेंस एक के बाद एक स्क्रीन पर आने लगा। लुकास ने अकाउंट का एनालिसिस किया और उस मोबाइल फोन का मॉडल और आईपी एड्रेस भी पता कर लिया, जिससे गेम खेला गया था। वह सब कुछ अन्ना के फोन की जानकारी से मैच करता था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। कुछ लोगों को अपनी पोल खुलते देखना बहुत मजेदार होता है। वह बुदबुदाया। आज पोलारिस अकादमी में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद स्कूल का पहला दिन था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज फिर एक और बड़ा धमाका होने वाला है, वर्चुअल मैदान में। ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, जिसे पहले बाद में कराने का प्लान था, उसे अचानक आज ही के लिए फिक्स कर दिया गया। हालांकि यह कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं था, लेकिन इसे एक लोकल कम्युनिटी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स में जोश भरने के लिए इस मुकाबले का आयोजन किया और प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, ताकि वो सब कुछ मॉनिटर कर सकें। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, पूरे स्कूल में हलचल मच गई। जो स्टूडेंट्स गेमिंग के दीवाने थे, वो इस मौके को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो ये कि क्लास एफ की अन्ना भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन रही थी। पहले तो लोगों ने मजाक ही उड़ाया था। एक लड़की जो ई स्पोर्ट्स में कभी नजर नहीं आई, वो क्या ही खेलेगी? उसका दिमाग अभी हाल की घटनाओं से उबर नहीं पाया होगा, गेम में टाइम पर रिएक्ट कैसे करेगी? पर अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आतंकी हमले के बाद ज्यादातर छात्र अन्ना के फैन बन चुके थे। अब वह सिर्फ एक क्लासमेट नहीं, एक हीरोइन बन चुकी थी। जो पहले उसे देखकर हंसते थे, अब उसकी एक झलक के लिए तरस रहे थे। अकादमी का भव्य मंच अब एक गेमिंग एरिया में बदल चुका था। सभी शिक्षक और स्टूडेंट्स वहां जमा हो चुके थे। हर क्लास ने अपनी अपनी टीम लॉटरी के जरिए चुनी। अंत में 2 टीमों के बीच फाइनल मैच होना तय था। अन्ना ऐसी भीड़भाड़ और शोर से दूर ही रहती थी, पर जब वह वहां पहुंची, पूरा माहौल जैसे उसकी एक झलक के लिए रुक गया। वो देखो, अन्ना आ गई। गॉड, इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है कोई? अब समझ आया कि आतंकवादियों के सामने भी इतनी निडर कैसे थी। भीड़ की फुसफुसाहटें और शोर जैसे अन्ना के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। वो शांत चेहरे के साथ क्लास एफ की अपनी टीम के साथ जाकर बैठ गई। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ,
अन्ना ने बिना कोई हिचकिचाहट कमांडर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। सोनू ने जब उसे बॉस कहा तो टीम के बाकी लोगों के पास भी फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। रवि, जिसे आमतौर पर गेमिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भी अन्ना की बात मानने में जुटा था। ये लड़कियां सच में डराने वाली होती हैं, सोनू ने घबराते हुए कहा। इंदिरा ने हंसते हुए कहा, आजकल लड़कियां सीधे साधे लड़कों को नहीं देखती, लेकिन लड़के अब भी वही हैं। जवान लड़की दिखी नहीं कि दीवाने हो गए। तो इसमें गलत क्या है? सोनू ने तुरंत जवाब दिया, नाजुक लड़कियां किसे पसंद नहीं। अमृता ने तीखी नजर से उसकी तरफ देखा, सिर्फ कायर ही नाजुक लड़कियों के पीछे भागते हैं, असली मर्द तो सामने से भिड़ता है। सोनू का चेहरा उतर गया, जवाब ही नहीं सूझा। इंदिरा ने मजाकिया लहजे में अमृता का हाथ पकड़ लिया, यार, हम दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की है, फिर तू इतनी समझदार कैसे निकली? सोनू ने सिर झटकते हुए मन में सोचा, शायद अन्ना जैसी शांत लड़की ही मेरे लिए सही है। इतने में स्टेज के पास चीयरिंग और हुटिंग की आवाजें गूंज उठीं। हर क्लास के स्टूडेंट्स अपनी टीम को चीयर्स कर रहे थे, जिससे माहौल और भी एनर्जेटिक हो गया। थोड़ी ही देर में फाइनल राउंड आ गया और सबको झटका तब लगा जब पता चला कि क्लास एफ लगातार जीतते हुए फाइनल तक पहुंच चुकी है और हर राउंड महज 6 मिनट में खत्म कर रही है। सबके होश उड़ गए, यहाँ तक कि अन्ना के खुद के 4 साथी भी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। रवि तो इतना शॉक्ड था कि उसने अपने गाल पर खुद ही एक थप्पड़ मार लिया, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। जैसे ही अन्ना ने गेम में लॉग इन किया और स्क्रीन पर शैडो दिखा, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अन्ना ही असली शैडो है। वो वही शैडो है जिसकी गेमिंग दुनिया में अलग ही पहचान थी। रायगढ़ की नंबर 1 हत्यारा।